नमस्कार दोस्तों, एससीए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम है। आने वाले वीडियो एग्ज़ाम 2018 और जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का पूरे वर्ष का वार्षिकांक के रूप में वन लाइनर पॉइंटर आपके सामने लाया जा रहा है। तो आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे पॉइंटर्स को 2-3 बार तेजी से देख लीजिएगा, कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर करेंट अफेयर्स का टॉपिक। करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो जालौन में उरई तहसील उत्तर प्रदेश में किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात करें तो 296.07 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो 7 जिलों से: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। यूपी के 7 जिलों से जा रहा है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ध्यान रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो मिशन शक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जरूर ध्यान रखेंगे। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि क्या है? तो अवधि की बात करें तो 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 है। कुल मिलाकर के अगर बात करें उसी तरह इसकी अवधि है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टेक है, लेकिन याद रखिएगा। मिशन शक्ति 2 उपयोजना कौन सी है? तो संबल और सामर्थ्य योजना जो है, अगर बात किया जाए तो मिशन शक्ति 2 उपयोजना है। अगला देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? तो समर्थ नाम है। थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का नाम है समर्थ। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को इसने अनाउंसमेंट करके इसे लागू कर दिया। एनईपी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का राज्य है उत्तराखंड। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे इसका नाम रखा गया है। एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें तो 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 19 किलोमीटर हरियाणा में, 10 किलोमीटर दिल्ली में यह मौजूद है। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो निपुण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। निपुण का पूर्ण रूप का अगर बात करें तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है दोस्तों। निपुण को MOHUA के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जून 2022 में गुजरात के दहेज में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? तो अग्निवीर कहा जाएगा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। इस ड्रोन नीति का क्या नाम होगा? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 इसका नामकरण किया गया है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? तो याद रखेंगे, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने का दृष्टिकोण पर आधारित है? तो 2030 तक इसे उत्कृष्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला आपका है रिपोर्ट, मसौदा, नीतियां और सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सभी बच्चों याद रखना, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित है। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य हैं। अचीवर श्रेणी के राज्यों की अगर बात किया जाए तो असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब हैं। कंटेंटर श्रेणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो 18 राज्यों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान तमिलनाडु और तेलंगाना को मिला है। महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो भाई साहब आपका उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है, याद रखना। हैदराबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? कूल रूफ पॉलिसी वर्ष 2023-24 की शुरुआत की है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल स्रोतों की गणना के आधार पर देश में कुल कितने जल स्रोतों की गणना की गई है? तो 24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल स्रोत स्थित हैं? 97.1% जल स्रोत स्थित हैं। शहरी क्षेत्रों में कितने जल स्रोत स्थित हैं? तो 69,485 2.9% शहरी क्षेत्रों में जल स्रोत स्थित हैं। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, फिर उड़ीसा और असम। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, ऐसे भी याद सकते हैं। पऊ आओ, पऊ आओ, पा से पश्चिम बंगाल, उ से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है। भारत में स्थित संपूर्ण स्रोतों में विभिन्न जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो तालाब का प्रतिशत 59.5% है, टैंक का 15.7% है, जलाशय का 12.1% है, जल संरक्षण योजना, रिसाव, टैंक, चेक बांध 9.3% है, झील की बात करें 0.9%, अन्य की बात करें 2.5% है। इस जल स्रोत की गणना के अनुसार निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो 55.2% है। ठीक है।
सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो 44.8% है। इस गणना में शामिल कितने प्रतिशत जल स्रोत क्रमशः मानव निर्मित एवं प्राकृतिक हैं? तो 78% मानव निर्मित है, 22% प्राकृतिक जल स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 नेशनल जियो स्पैशियल पॉलिसी 2022 को भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो याद रखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना को तैयार किया गया है। इस नीति को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया? तो रेल मंत्रालय द्वारा इसे तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश तो याद रखेंगे आधुनिकीकरण के लिए रेलों के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना है, रेल मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया? तो 149 स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसे जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुदुचेरी 65.99, लक्षद्वीप 65.89 और गोवा 65.53 है। ध्यान रखेंगे रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। रिपोर्ट में उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, जो उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। पूरी रूप से रैंक इसकी 16 है। निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, जिसकी ओवरऑल रैंक 21 है। निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, तो निम्न सामाजिक प्रगति में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, जिसकी रैंक 31 है। हालांकि रैंक अच्छी नहीं है, ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड, बिहार, असम, इनको सबसे लो प्रगति वाले राज्यों में रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो मेघालय तीसरा राज्य बना है। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के 2 अन्य राज्य हैं, केरल एवं कर्नाटक। भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? तो 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर। पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? तो 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत जल निकाला जाता है वार्षिक रूप में। भारत में स्कूल शिक्षा पर यूडीआईएसई प्लस 2021-22 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी हुई 3 नवंबर 2022 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएसई प्लस 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2020-21 53.8% की तुलना में बढ़ कर के हो गया 57.6%। यूडीआईएसई का प्लस का पूर्ण रूप है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीआई 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया है? तो 7वें संस्करण को जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो क्रमशः हरियाणा, तमिलनाडु एवं केरल है। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को 18वां, पश्चिम बंगाल को 17वां और महाराष्ट्र को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे कि 12वां स्थान इसका है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है, जरूर ध्यान रखेंगे। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नागालैंड 10वां स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएसजी 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी किया गया है। एसएसजी 2022 के तहत बड़े राज्य 30 लाख से अधिक आबादी वालों में श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, एसएसजी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। एसएसजी 2022 में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। एसएसजी 2022 के तहत शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो भिवानी है हरियाणा का, जगित्याल तेलंगाना का और निजामाबाद तेलंगाना का है। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब की गई? तो 1 अक्टूबर 2022 को की गई है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार इंदौर बना हुआ है 6वीं बार। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर बना हुआ है, इंदौर को ही है। स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान प्रदान किया गया है? तो तिरुपति प्रथम स्थान पर है, मैसूर दूसरे स्थान पर है, नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान मिला है? तो इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, सूरत को दूसरा मिला है, नवी मुंबई को तीसरा मिला है। तो सूरत दूसरे पर, नवी मुंबई तीसरे पर। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया है? तो देवलाली महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा गंगा नगर शहर शीर्ष स्थान पर है? तो स्वच्छता में बिजनौर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान पर है 1 लाख से कम जनसंख्या में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में हरिद्वार को गंगानगर शहर की श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से कम यूएल20 की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो त्रिपुरा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से अधिक यूएल20 की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का आकलन किया गया है? तो 4354 शहरों का आकलन किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों आईसी के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड का आधार था सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दिए गए जवाब। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के वह 2 राज्य जहां पर स्थित सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है, झारखंड एवं त्रिपुरा। उपराष्ट्रपति द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी आईटीएस 2022 शीर्षक रिपोर्ट को किस अवसर पर जारी किया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर 2022 को 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार किया है पर्यटन मंत्रालय ने।
रिपोर्ट का 63वां संस्करण है, यह भी ध्यान रखेंगे। पोषण अभियान पर चौथी प्रगति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। जरूर याद रखिए, भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव। अगले पॉइंट्स पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो भारत में अपराध 2021 क्राइम इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो तेलंगाना में। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हुए हैं? तो राजस्थान में आर्थिक अपराध के मामले सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए। किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो असम में, जो 168.3% है। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम दर दर्ज की गई है। राज्यों में असम है परसेंटेज में, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे सारी इंफॉर्मेशन। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो 14.9% हो जाएगी। वर्ष 2016 में 9.2% आबादी थी, बुजुर्ग आबादी। 36 तक याद रखना कितनी हो जाएगी? 14.9%, यानी लगभग 15%। रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो 22.7% हो जाएगी युवा आबादी। वर्ष 2016 में 27.9% युवा आबादी थी। भारत में नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 21 जुलाई 2022 को। वर्ष 2021 में सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो तीसरा संस्करण जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य किसने प्राप्त किया गया है नवाचार सूचकांक में? तो मणिपुर ने प्राप्त किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो चंडीगढ़ ने प्राप्त किया है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (IRF) का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 15 जुलाई 2022 को 7वां संस्करण जारी किया गया है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया गया है IIT मद्रास ने। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान पर है IIM अहमदाबाद यानी गुजरात। चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है जामिया हमदर्द नई दिल्ली। कॉलेज की श्रेणी में ध्यान रखेंगे, फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान प्राप्त किया है IIT रुड़की ने, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। लॉ की श्रेणी में, कानून की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। डेंटल विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई ने। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGI-D रिपोर्ट जारी की गई है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट किस अवधि हेतु जारी की गई है, तो 2018-19 और 19-20 के लिए जारी किया गया है। तो सभी लोग आप बच्चों ध्यान रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो सीकर राजस्थान है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया है जून 2022 में, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में का संस्करण का चौथा संस्करण है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्कोर अगर देखें तो 8वां स्कोर है, 8वां स्थान है, स्कोर है 54.5। अगला है आयोजन और कार्यक्रम। किस कार्यक्रम को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है, तो पोषण भी पढ़ाई भी 10 मई 2023 को। इसने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो स्मृति जुबिन ईरानी ने इसका प्रारंभ किया है। किस मिशन के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया है। अगला, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो अयोध्या में रामलैंड नामक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। इसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा है, तो डिज्नीलैंड USA की तर्ज पर, इसके तर्ज पर डिज्नीलैंड USA के तर्ज पर इसको विकसित करने की बात की जा रही है। अगला, किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित करने की बात की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा, तो नवंबर 2023 में होगा। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ है, तो 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का इस 100वीं कड़ी का प्रसारण किया गया है। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था, 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रत्येक मां और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया, तो सुपोषित मां अभियान का प्रारंभ किया है।
सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कोटा, राजस्थान में। विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नागपुर में रखी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई है। अगला है रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है। धारा से क्या तात्पर्य है? तो शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई का संचालन, ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स धारा का फुल फॉर्म है। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान संबंधित है मोतियाबिंद के इलाज से। याद रखिएगा, स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान मोतियाबिंद के इलाज से है। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान कहाँ से संचालित किया गया? तो वाराणसी से संचालित किया गया है। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या है? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी मुख्य वक्ता थी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैभव फेलोशिप का प्रारंभ किया गया है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो भारतीय प्रवासियों के लिए है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवाओं को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए कितने विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 49 विश्वविद्यालयों के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए हस्ताक्षर या समझौता किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा यह समझौता किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है? तो नमामि गंगे यूनिवर्सिटी कनेक्ट के दौरान। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुविनेटिंग रिवर्स। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों में 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो लखनऊ से इसका शुभारंभ किया। 2 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 6 दिवसीय किस मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है? तो भारत पर्व 6 दिवसीय मेगा इवेंट का आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लाल किला और ज्ञान पथ नई दिल्ली पर किया गया। इस आयोजन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय को नामित किया गया है। पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस के नाम से किया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का विषय क्या था? तो ऊर्जा पारेषण, एक सतत भविष्य के लिए समाधान, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित वैश्विक निवेशक सम्मेलन जीआईएस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11-12 जनवरी 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया। जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगर यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण है। जीआईएस 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 गुजरात में मनाया गया जनवरी 2023 में। इसका आयोजन गुजरात पर्यटन ने किया। आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान रखेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। इस समागम के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या था? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया गेट, नई दिल्ली में किया गया। इस इवेंट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के सहयोग से किया गया। अगली इंफॉर्मेशन है, देश में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद प्रोफेशनलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्मार्ट का पूर्ण रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 कांस्य भारत में किस राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता। उड़ीसा ने यह पुरस्कार किस योजना के लिए जीता? तो जग मिशन के लिए। जग मिशन ने यह पुरस्कार कितनी बार जीता? तो 2 बार, 2019 और वर्ष 2023 के लिए। जग मिशन किससे संबंधित है? भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन से। ध्यान रखेंगे, जग मिशन। और जग मिशन का संबंध है उड़ीसा से। जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5 से 6 जनवरी 2023 में भोपाल, मध्य प्रदेश में। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया है? तो जल दृष्टिकोण वर्ष 2047 वाटर विजन @2047 के लिए। भारत के पहले समावेशी उत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में 6 जनवरी 2023 को। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। IWIS 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र सी गंगा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। ध्यान रखेंगे, इस कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ? तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 का यह कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। प्रथम संस्करण 2016 में, द्वितीय 2018 में, तीसरा 2022 में। पहले सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिलचर, असम में। इस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया फाउंडेशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। किन दो देशों के मध्य मित्रता संबंधों को मजबूत करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश को। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2022 में आयोजित मेले का
41वां संस्करण था जो नवंबर में 2022 में हुआ। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र थे। इस मेले में विशेष आकर्षण वाला राज्य उत्तर प्रदेश और केरल थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस वर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार भाग लिया था? तो लद्दाख ने पहली बार भाग लिया। इंडियन रोड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। वर्ष 2022 में आईआरसी के किस संस्करण का आयोजन हुआ? तो 81वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में। SMDS 11 का विषय क्या था? तो सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग, ध्यान रखेंगे। चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन HIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला 47वें इंडिया आइडियाज समिट IIS का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आयोजन का विषय क्या था? तो अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, ये इसका आयोजन का विषय था। भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में। इस वर्चुअल स्कूल का क्या नाम रखा गया है? तो दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस अभियान को संचालित किया गया 75 दिनों तक, 75 समुद्री तट तक। अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तृतीय शनिवार को। वर्ष 2022 में 17 सितंबर को मनाया गया। तृतीय शनिवार को, याद रखिएगा, माह के, सितंबर माह के। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाना। गोल कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन सहयोग प्रदान करेगा? तो मेटा फेसबुक इंडिया सहयोग प्रदान करेगा। गोल कार्यक्रम के पहले चरण का आरंभ मई 2020 में, दूसरे चरण का प्रारंभ 28 जून 2022 से। अगला, केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में किस अभियान की शुरुआत की है? तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, 16-17 जून 2022 को। दिल्ली डायलॉग 2022 का विषय क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना, बिल्डिंग ब्रिजेस इन इंडो पैसिफिक, ध्यान रखेंगे। गुजरात में नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट सूर्य पहल की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट सूर्य पहल। इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिन्यू द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। रिन्यू से इस पहल को किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और स्वनियोजित महिला संघ द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है विविध में आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद को धाराशिव नाम दिया गया है।
उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत की गई है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने वर्ष 2022-23 में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जम्मू कश्मीर ने बनाया है। किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी? तो महाराष्ट्र ने। किस संस्था ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स का श्रृंखला का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा, यह किस